चलो बेटा अब सुन लो बेटा, लास्ट तक हम लोगों ने डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा लास्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ ली थी, दो बातें पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो एक्सियल लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से देख लो, जल्दी जल्दी अपने नोट्स निकाल लेना और कहानी सुनते रहो, जो बात नहीं है रोक लेना बीच में। तो आपके पास एक डाइपोल है, एक माइनस का चार्ज, एक प्लस का चार्ज, उससे उसके मिड पॉइंट से, इसके इस मिड पॉइंट से कुछ दूरी पर एक पॉइंट आपको दे रखा है P, और दूरी कितनी है बेटा, आपने ले रखी है दूरी R। इस R डिस्टेंस पर एक पॉइंट दे रखा है P। ठीक, डाइपोल की टोटल लेंथ होती है बेटा L, 2L सॉरी। अब दो पार्टों में आपने डिवाइड करा लेंथ को, आपने कहा एक हिस्सा कितना हो गया L और दूसरा पार्ट कितना हो गया L। अगर आपसे कोई बोलेगा B पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप बोलेंगे R में से L को माइनस कर दो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस। ऐसे ही अगर आपसे कोई बोलेगा A से P तक की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे R में L को जोड़ दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक, अब पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, पहला B के कारण और दूसरा A के कारण, मतलब एक बार प्लस Q के कारण, एक बार माइनस Q के कारण। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमको मालूम है माइनस प्लस के कारण डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले खाली मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप बोलेंगे E A और P के लिए मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं E A P के बीच में, मतलब पॉइंट P पर A पॉइंट पर रखे हुए चार्ज के कारण। ठीक है, फॉर्मूला बोलो क्या होता है, K चार्ज कितना है प्लस Q के माइनस Q, प्लस Q क्यों, तो माइनस Q क्यों, बेटा हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड, किसमें लिखेंगे, प्लस Q। डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, R प्लस L का, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा। अच्छा ध्यान से देखो, ये माइनस का Q है इधर। भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा है, तो हमेशा टेस्ट चार्ज पार्टिकल जो कि प्लस का है और ये क्या है माइनस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा, ये हो जाएगा E A P का डायरेक्शन। क्लियर हो रही बात बेटा, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी मतलब। दूसरा आप बोलोगे E B और P के लिए निकालोगे, क्या बोलोगे, बोलो K Q, और डिस्टेंस कितनी है B से P तक की डिस्टेंस कितनी है R माइनस L का, क्या ये वाली बात भी समझ में आ रही बेटा। अगर आपको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर, एट पॉइंट P पर, P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप बेटा रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट में कितना E A P का स्क्वायर प्लस E B P का स्क्वायर प्लस 2 E A P E B P कॉस कितना, कॉस कितना 180। क्यों, क्योंकि ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था, EBP का डायरेक्शन ये हो गया, एंगल कितना बनेगा 180। मतलब आप यहां पर वैल्यू क्या लगाएंगे बेटा 100, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो E इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना आया EAP का स्क्वायर EBP का स्क्वायर माइनस का 2EAP EBP, और cos 180 की वैल्यू -1 लग गई थी बेटा। इससे क्या बन गया, ये होल स्क्वायर क्या बना, क्या बना बेटा EAP, या एक सेकेंड EAP माइनस BP लगाए या EBP माइनस EAP लगाए, बड़ा कौन सा है, मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, ये वाला मैग्नीट्यूड बड़ा है या ये वाला, ये वाला, क्योंकि डिस्टेंस बेटा क्या है कम है, डिस्टेंस कम होगी तो मैग्नीट्यूड, तो आप बोलोगे EBP इज ग्रेटर देन, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा। तो आपने बोला इस जगह पर आप लिखोगे बेटा EBP माइनस EAP का होल, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा अंडर रूट, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, बचा क्या आपके पास E इज इक्वल टू EBP माइनस, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, EBP की वैल्यू आपके सामने, EAP की वैल्यू भी आपके सामने, ये दोनों वैल्यू यहां पर आप पुट करेंगे, तो E नेट जब आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कितना आएगा KQ अपॉन में R माइनस L का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन में
आर प्लस एल का, क्या यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? ये बात समझ में आ रही है बेटा? कॉमन क्या आएगा? के क्यू। तो आपने कहा ई नेट में से कॉमन निकाल लिया आपने, के क्यू बचेगा क्या? 1/r-l का स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? एलसीएम ले लेंगे इसका। तो देखिए आपके पास ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी बेटा? के क्यू। और एलसीएम जो आएगा था आपके पास कितना आया था? r² माइनस एल स्क्वायर का होल, और यहां पर कितना आया? r+l का, है ना, माइनस का r-l का, ये तो आ रहा था बेटा। जब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी? ई नेट के क्यू, और इसका होल स्क्वायर खोलने पे क्या आएगा बेटा? r² प्लस l² प्लस का 2rl माइनस का r² माइनस का l² प्लस का अपॉन में r² माइनस l² का होल। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या क्या होगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इससे बचेगा क्या? तो ई नेट की वैल्यू बच क्या रही है? के क्यू इंटू 4rl अपॉन में r² माइनस l² का। बेटा इसको ब्रेक करेंगे तो ई नेट की वैल्यू क्या आ गया बेटा? के क्यू। इसको ब्रेक करोगे बेटा किसमें? 2l में और 2r में, अपॉन में r² माइनस l² का होल। बेटा ये क्या बन गया? डायपोल मोमेंट। तो क्या बन गया बेटा? ई नेट की वैल्यू के पी इंटू 2r अपॉन में r² माइनस l² का होल। अच्छा, यदि डायपोल शॉर्ट हो, पढ़ा है ना हमने कि यदि डायपोल की लेंथ बहुत ज्यादा ना हो, शॉर्ट डायपोल हो, तो l² कितना हो जाएगा? 0। तो यहां लिख सकते हैं फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल बेटा l² की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, किससे? तो इसीलिए हम l² की जगह क्या लिख देंगे? 0। तो वैल्यू क्या आएगी? ई नेट फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो? 2kp और साथ में r अपॉन में कितना आएगा? ये 0 हो गया तो r की पावर इससे ये, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की वैल्यू कितनी आ रही है? 2kp बाय, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? ये बात समझ में आ रही बेटा? इस कंडीशन को बोला था हमने एक्सियल लाइंस। क्या बोलते बेटा इसको? बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर हो रही बात? एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। नेक्स्ट आता है बेटा इसी के जैसा इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है? इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है कि जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। क्लियर है बेटा? अब देखो इसके अंदर कुछ अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले आपके पास यहां पर चार्ज है माइनस का क्यू, यहां पर चार्ज है, और इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस पॉइंट पी पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो लेंथ है आपके पास कितनी है बेटा? एल। इसका जो दूसरा पार्ट है वो कितना है? वो भी मिड पॉइंट से पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस है कितनी है? तो बेटा हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो गई? r² प्लस, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा मैग्नीट्यूड में। तो आपने यहां पर लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ठीक है, दोनों के कारण निकाल रहे हैं। ई ए पी की वैल्यू भी निकाल रहे हैं और ऐसे ही ई बी पी की वैल्यू भी, दोनों की सेम वैल्यू निकलेगी। कितनी निकलेगी? के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना यहां से यहां तक? अंडर रूट में r² प्लस l² का होल स्क्वायर से कैंसिल, बचा क्या? के क्यू बाय r² प्लस l², दोनों में सेम बच रहा है। एक काम कर लेते हैं, इस पूरे को भी हम x मान लेते हैं, सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। आपने कहा देखो ये वाला लेंथ जो है, ये पूरा लेंथ इस लेंथ के बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। यदि ये इंटीरियर एंगल का सम किया जाए तो किसके बराबर आएगा? अब देखो एक्सटीरियर क्यों लिया? क्योंकि ये माइनस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में आएगा, ये प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बाहर के डायरेक्शन में। इसीलिए एंगल बीच में कितना बनेगा? 2 थीटा। कितना बनेगा? थीटा प्लस थीटा। कितना बनेगा? 2 थीटा। तो आपने कहा हमको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो आपने कहा बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना, ई ए पी का स्क्वायर ई बी पी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए पी ई बी पी कॉस 2 थीटा, कॉस 2। बेटा वैल्यू बताइए कितनी कितनी आएगी, आपने कभी क्या बोला था, एक्स मान लेंगे इस जगह पर, क्या मान लेंगे, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर और कॉस 2 थीटा को एज इट इज ही छोड़ दीजिए अब यहाँ पर। हाँ बेटा ये कितना हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट में 2 एक्स स्क्वायर आपने बाहर निकाल लिया, बचा गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 2 एक्स स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इसका रूट अब हटाएंगे तो 2 2 जा 4 और 4 से रूट के निकलेगा बाहर, गया 2 एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, साथ में क्या बचेगा, बेटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है मेरे को, मुझे इसमें ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस कितना है और हाइपोटेनिस कितना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट लगा देंगे हम, तो ठीक है इस वैल्यू को हम डायरेक्ट लगाते हैं यहाँ पर। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 एक्स की वैल्यू के क्यू बाय कितना बेटा, आर स्क्वायर प्लस और कॉस थीटा के लिए एल अपॉन अंडर रूट में, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, बेटा Q इंटू 2L क्या बनेगा, P क्या बनेगा, तो देखिए E की वैल्यू कितनी आ गई, के पी और साथ में क्या बच रहा है, 2 तो नहीं बच रहा, अपॉन में क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर। आपने कहा भाई डायपोल बहुत शॉर्ट है, डायपोल कैसा है, शॉर्ट डायपोल है, आपने कहा भाई फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट, तो एल स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉलर देन, तो एल स्क्वायर इज सिमिलर टू, तो ये 0 हो गया तो बचेगा क्या, E इज इक्वल टू के पी अपॉन, क्या ये बात याद रहेगी, ठीक है बेटा, एक्सियल लाइन में 2 के पी अपॉन आर क्यूब, इक्वेटोरियल लाइन में के पी अपॉन, बेटा स्लो नहीं पढ़ा पाएंगे, पहले ही बता रहा हूं, घर से पढ़ के आना ही पड़ेगा थोड़ा सा आपको, तभी समझ आएगा, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो। आप ये सोच के बैठे हो कि मैं धीमे कराऊंगा, धीमे तो नहीं करा सकते बेटा, नहीं तो दो पूरे दिन में 2 ही रिविजन हो पाते थे, अब आप पूरा सिलेबस लेके चलना है, 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है, तो फिर कैसे होगा बेटा, तो घर से पढ़ के ही आना पड़ेगा आपको, जो डाउट होंगे तभी कवर होंगे आपके, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही बेटा, कौन सी कंडीशन हो गई, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। नेक्स्ट इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल सा है बेटा कि दो चार्जेस हैं 10 माइक्रो कूलम प्लस भाई प्लस माइनस 10 माइक्रो कूलम, मतलब दो चार्ज, मतलब डायपोल दे रखा है आपको, डिस्टेंस दे रखी है दोनों के बीच में 5 mm, क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा डायपोल की लेंथ आपको कितनी दिखाई दे रही है, क्या ये वैल्यू इससे बहुत ज्यादा है भाई, 15 सेंटीमीटर, वो कितना है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, शॉर्ट डायपोल वाला, कौन सा लगेगा, तो फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगाएंगे, क्या E इज इक्वल टू 2 के पी अपॉन लगाएंगे, और P की वैल्यू निकालने के लिए Q इंटू 2L, ये आपके पास क्या है बेटा, ये 2L इसकी वैल्यू है ना, बात समझ में आ रही बेटा, भाई 5 mm जो है वो डायपोल की लेंथ है, और चार्ज कितना है डायपोल का, 10 माइक्रो कूलम, लगा पाएंगे, तो डायपोल मूवमेंट आ जाएगी, या वैल्यू पुट करके आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पर, किस पर आ गया बेटा, और आपको डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 15 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लेना, क्लियर है। अगले में क्या कह रहा है, अ पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम O ऑन द लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल, मतलब कौन सी कंडीशन हो गई, इक्वेटोरियल, कौन सी हो गई, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 2 था, यहाँ क्या हो जाएगा के पी बाय, बस इतनी सी बात याद रख लेना कि ई इक्वेटोरियल की वैल्यू हमेशा आधी होती है किसकी, एक्सियल की, है ना, ध्यान से देख लो, ये दोगुनी वैल्यू है, ये आधी वैल्यू है, नहीं, तो इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सियल की हाफ हो जाएगी, क्लियर हो रही बात बेटा, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस हैं
जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। द इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करेंगी बेटा, खाली रिप्रेजेंट करेंगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है खाली। इमेजिनरी लाइंस, ऐसी लाइंस है नहीं। तो हमारे पास यदि आपसे बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी कैसे, तो देखो सबसे पहली बात याद रखनी है कि एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है बेटा, बाहर के डायरेक्शन में निकलती है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। कहां से निकलती है बेटा, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा ओरिजिनेट होती है, बाहर की ओर निकलती है। और नेगेटिव चार्ज की तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल करके आती हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू नेगेटिव चार्ज। अगर इसी चीज को आप दोनों को साथ में लेकर के आओ तो आपको समझ में आएगा कि देखो पॉजिटिव से तो यहां से इमर्ज हो रही है और कहां पहुंच रही है, ऐसे ही पॉजिटिव से चल रही है, क्या हो रही है बेटा, पॉजिटिव से चलेंगी और नेगेटिव पर पहुंचेंगी इस तरह से। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? क्या मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिंपल है बेटा, प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव पर एंड होंगी। जब इनको पास लेकर के आए तो जो लाइन पॉजिटिव से चली थी वो कहां पहुंच गई, नेगेटिव में पहुंच गई। क्लियर हुई बात बेटा? सिंपल है। ये पेयर ऑफ चार्जेस के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से दिखा सकते हो। दूसरी, अगर सेम चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती, पास पास नहीं आती, क्या होती बेटा, दूर जाती हैं। ठीक है। और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से पॉजिटिव से चलेगी और कहां पहुंचेगी, नेगेटिव की ओर। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। कैसा बेटा, यूनिफॉर्म कब बनेगा, जब एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से चलेंगी और नेगेटिव पर मिलती जाएंगी, पॉजिटिव से चलेंगी और कहां होगी बेटा, नेगेटिव पर कंटिन्यूअसली मिलती जाएगी। क्लियर है? ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है। दूसरी बात, प्रॉपर्टी याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा डायरेक्शन दिखाती है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका दिखाती है डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर आप उसके ऊपर एक टेंजेंट बना दो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये यहां पर ड्रॉ किया, यहां पर ड्रॉ किया और यहां पर ड्रॉ किया, नहीं आई बात, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मिल गया, डायरेक्शन। ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपको हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। द टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल है। लेकिन साथ में एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट, क्यों, क्योंकि अगर वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर क्या हो गए, दो डायरेक्शन हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये और एक ये, नहीं यही बात, एक ही पॉइंट पर क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा, यहाँ पर दो डायरेक्शन। तो जैसे कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, देखो ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है पूरा। तो आपने क्या करा, ये दो डायरेक्शन दिखा दिया, ये और एक ये। बात समझ में आई बेटा? अगर आप इस पॉइंट पर यदि आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक टेंजेंट नहीं बनेंगे, कितने बनेंगे, दो टेंजेंट। याद रखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ऐसा मानते हैं कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब यह है कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट each other because two direction of electric field is not possible at a single point। बात समझ में आ रही बेटा? एक सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। नेक्स्ट बेटा, जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी, जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी तो देखिए कंडक्टर के अंदर हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर। कैसी होंगी बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एंटर परपेंडिकुलर। ऐसे करके क्या होंगी बेटा, हमेशा परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, ऐसे देखो ये यहां से एंटर हो रही है इसमें, तो यहाँ भी एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, सेम यहां से हर बार क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलरली एंटर होंगी। बात समझ में आ रही बेटा?
और ऐसे ही परपेंडिकुलरली ही ओरिजिनेट होंगी, मतलब बाहर भी निकलेंगी। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? होता क्या है कि किसी भी मेटालिक सरफेस में दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब लाइंस चल करके आती हैं तो वो नेगेटिव, मतलब इसके अंदर के पॉजिटिव नेगेटिव को अलग अलग सेपरेट कर देती हैं, इनके अंदर पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो ये वाला हिस्सा बन गया क्या? नेगेटिव। ये वाला हिस्सा बन गया क्या? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही बेटा? एक हिस्सा बन गया क्या? नेगेटिव। एक हिस्सा बन गया क्या? पॉजिटिव। क्लियर हो रही बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा जब भी किसी कंडक्टर में एंटर करेंगी तो कैसे करेंगी? परपेंडिकुलरली। कैसे करेंगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टी दिमाग में फिट कर लेनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। दूसरा, अगर किसी एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं तो वो उस एरिया में क्या कर रहा है बेटा? इंटेंसिटी को दर्शा रहा है। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर के जा रही है, इसका मतलब वहां पर इंटेंसिटी क्या है? हाई है। क्या है बेटा? वहां पर हाई इंटेंसिटी है। देखो इसमें अगर हमारे पास एक डायग्राम, इसमें देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा पा रही है, इसमें कितनी जा पा रही है? 4-5। तो इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ये हो गया बेटा आपके पास ये हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा यहां पर इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। यहां पर क्या बेटा? लो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ भाई, यहां पर इंटेंसिटी क्या है बेटा? उसकी लो है, यहां पर क्या है? हाई है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। किस पर है बेटा? जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस किसी जगह से पास हो जाएंगी, इसका मतलब वहां पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर हुई बात बेटा? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? ज्यादा है। यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कम है। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? भाई जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास होके जाएंगी किसी जगह से, तो इसका मतलब वहां पर हाई इंटेंसिटी है, और कम पास होके जा रही है, इसका मतलब वहां पर लो इंटेंसिटी है। नेक्स्ट है बेटा टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने के लिए कितने टॉर्क की जरूरत पड़ती है? तो आपको एक बात तो हमेशा से पता है कि बेटा ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है। ये कैसा है? यहां पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहां पर क्या है? नेगेटिव चार्जेस हैं। यहां क्या है? पॉजिटिव चार्जेस, यहां क्या है? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से चल करके कहां पहुंचेंगी? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अब आपने क्या करा? बीच में एक डाइपोल रख दिया है। क्या रख दिया बेटा? यहां पर एक ये डाइपोल रख दिया गया है बीच में। यहां इसकी लेंथ आपको पता है कितनी है? 2L। कितनी लेंथ है बेटा इसकी? 2L इसकी एक लेंथ है। अब आपने क्या करा? ये कैलकुलेट करना है कि इसका रोटेट करने में कितना टॉर्क लगेगा, मतलब ये रोटेट होगा कि नहीं होगा ये देखना है। तो आपने कहा देखो यदि इसका चार्ज कितना है? माइनस का क्यू। कितना चार्ज है? इसका चार्ज कितना है? तो देखो माइनस वाला प्लस की ओर जाएगा, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स है कितना हो जाएगा? माइनस का Q इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है। ऐसे ही इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो इधर जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? प्लस का Q इंटू, यदि आप नेट फोर्स निकालोगे, क्या निकालोगे? नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना निकल के आएगा? नेट फोर्स निकल के आएगा F इज इक्वल टू माइनस का QE प्लस का, तो कट करके वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0। और जब नेट फोर्स 0 आएगा इसका मतलब यहां पर ट्रांसलेशनल मोशन कौन सा हो रहा है? रोटेशनल मोशन। कौन सा हो रहा है? रोटेशनल हो रहा है। इसका मतलब ये घूमने वाला है अपनी जगह पर, और घूमेगा तो इस पर क्या लगेगा? टॉर्क। तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला लगता है बेटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, और फोर्स हमारे पास है ही, कौन सी है? Q इंटू ई। आइदर फोर्स, कौन सी फोर्स लेते बेटा? आइदर फोर्स, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। नेट फोर्स नहीं लेते, क्या लेते? खाली कोई भी एक फोर्स। तो आपने कहा भाई ये फोर्स कितनी है? Q इंटू ई। टॉर्क की वैल्यू कितनी बेटा? Q इंटू ई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बेटा? ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपने एक ट्राइंगल ले लिया, कौन सा वाला? ए सी और बी। इन ट्राइंगल ए सी बी क्या बोलोगे बेटा? साइन थीटा। परपेंडिकुलर कितना बेटा? ये ए सी। और हाइपोटेन्यूज कितना है? तो बेटा ए सी की वैल्यू कितनी हो गई? 2L साइन। ये वैल्यू यहां पर आप लगाएंगे 2L साइन, तो बेटा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या बन जाएगा?
तो क्या बन जाएगा, पीई साइन थीटा। ये क्या बन गया, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, पीई साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनता है, पीई साइन थीटा, सिंपल है। नेक्स्ट, अच्छा एक बात और, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, 90 पर। मिनिमम कब लगेगा, सिंपल, जब ये एक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा होगा तो मिनिमम टॉर्क हो गया, और जब ये कैसा रखा होगा, परपेंडिकुलर, तो कैसा होगा, मैक्सिमम टॉर्क। याद रहेगा बेटा। स्टेबल इज अनस्टेबल इस अगले वाले में आएगा। नेक्स्ट आता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल को रोटेट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और उस एनर्जी को क्या नाम दिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इस पर कितना वर्क डन लगेगा। तो बेटा जब देखिए, वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हो आप, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, बोलो, टाउ इनटू, तो बेटा टाउ इनटू डी थीटा क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर कौन सी फोर्स है, रोटेशनल फोर्स। कौन सी बेटा, भाई रोटेशनल फोर्स है, तो जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट है ये कौन सा लगेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा लगेगा बेटा, भाई रोटेशनल फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में बेटा। तो रोटेशनल फोर्स कितना है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, और बेटा जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, आपने कहा ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है भाई, इंटीग्रेट करेंगे इसको रोटेट करने के लिए, तो यहां लगाएंगे डी डब्ल्यू, फॉर्मूला लगेगा बेटा पीई साइन थीटा, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, थीटा 1 से, भाई रोटेट कर रहे हैं आप एक पोजीशन से, उसको यहां से थीटा 1 से थीटा 2 पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने कहा भाई इसके लिए क्या आएगा, डब्ल्यू, पी और ई, साइन का कितना आएगा, माइनस का कॉस थीटा, लिमिट हो जाएगी थीटा 1 और थीटा, बेटा पुट कर देंगे यहां पर वैल्यूज, तो वर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पीई, एक बार लगाएंगे बेटा माइनस का कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा वर्क का, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, माइनस का पीई कॉस थीटा 1 माइनस, बेटा यही वर्क डन कहलाता है। फॉर्मूला बन गया पीई कॉस थीटा 1 से कॉस थीटा 2। अब थोड़ा सा इसमें केस आ जाता है। केस क्या आ जाता है कि हमने मान लो उसको स्टेबल कंडीशन से किसी एंगल पर लेकर के गए, स्टेबल कंडीशन पर एंगल कितना होगा, 0, और आप किसी एंगल पर लेकर गए, क्या हो जाएगा बेटा, थीटा। लगा पाएंगे, सिंपल कहानी है बेटा। देखो इसमें रिवीजन में बार बार फिर बोल रहा हूं, चीजें बहुत तेजी पढ़ानी पड़ेंगी, थोड़ा सा आपको पहले से पढ़ के ही आना पड़ेगा, तभी आपको चैप्टर समझ में आ पाएगा। ऐसे नहीं हो पाएगा कि आप यहाँ पिक्चर सी देख लोगे और तुमको समझ में आ गया, ऐसा होने वाला ही नहीं है। ठीक है, ज्यादातर चीजें खुद अपनी कवर कर लो पहले, ठीक है। और कल के लिए बेटा टेस्ट का कोई बोलेगा नहीं, टेस्ट है, आना ही है, टेस्ट में छोड़ना नहीं है बेटा, टेस्ट सेम टाइमिंग है। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट वर्ड क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा इसमें से वही पार्ट कराया जो सीबीएसई का सिलेबस है, नहीं है सिलेबस का पार्ट, मैंने वही सिर्फ खाली इसमें पार्ट रखा है जो बोर्ड में है। चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग जनरल रीडिंग के टॉपिक्स है, इसलिए तो खुद ही पढ़ लेना उस पार्ट को, जो नहीं आया वो पूछ लो, ठीक है भाई। मैंने कहा ना 2 दिन में चैप्टर को रिवाइज कराने का मतलब क्या है, 1 घंटे में रिवाइज कराना है, तो थोड़ा तो इस तरीके से लेना पड़ेगा, कुछ पार्ट स्किप करना पड़ेगा, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। जब किसी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो वो एरिया क्या कहलाता है बेटा, फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए बेटा हमारे पास ये एक एरिया है और इसमें से लाइंस पास होकर के निकल रही हैं। बेटा ये लाइंस मान लेते हैं, इसमें से क्या हो रही हैं, पास होकर निकल रही हैं, तो यहां पर ये एरिया क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। अच्छा एक बात और, ये जो लाइंस पास होंगी हमको याद रखना है कि ये लाइंस कैसे पास होनी चाहिए, परपेंडिकुलरली। अब जो हम यहां पर एरिया कंसीडर करेंगे वो एक एरिया वेक्टर है। क्या है बेटा, ये एरिया वेक्टर है, मतलब उस वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग एरिया है। एग्जाम्पल के तौर पे ये लाइंस यहां से चल करके आ रही हैं,
और यदि वो एक एंगल पर रखी हुई है इस तरीके से, तो सरफेस एरिया हमारा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में चल रहा है। नहीं है ये बात? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सरफेस एरिया इस तरीके से ही रखा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल करके जा रही है सीधी, ये देखो ये सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जा रही है। अगर आपसे बोलूं कि एरिया किधर की तरफ बढ़ेगा, बताओ एरिया किधर की तरफ इंक्रीज करेगा, तो आप कहोगे सर एरिया तो बढ़ेगा आगे की डायरेक्शन में, ऐसे आगे की डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। तो एरिया हो गया ये डायरेक्शन में डी ए, और इधर डायरेक्शन में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल क्या बन रहा है, तो आपको तो वो एरिया लेना है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, तो ये डायरेक्शन वाली कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, डी ए कॉस, चाहे तो डी ए कॉस थीटा, या फिर अगर पूरा एरिया लोगे तो क्या बोलोगे, ए कॉस। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए कॉस थीटा। अब इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ई डॉट ई डॉट, तो बेटा फ्लक्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, बात समझ में आई बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल है। तो दो आप क्या बोलोगे, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया। किसी एरिया से जब लाइंस परपेंडिकुलरली पास होती हैं तो वो जो जगह है, वो एरिया है, क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा गॉस थ्योरम, फ्लक्स का ही पार्ट है। अच्छा एक चीज और बेटा, फ्लक्स पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको इस नोट्स में दिया हुआ है, सिलेंडर वाला केस, याद करो, सिलेंडर वाला केस दिया हुआ है आपको, नहीं ये नहीं, लास्ट में दिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, सिलेंडर वाला केस, ये जरूर करना है, ये पीछे दिया हुआ है आपको, ये मेंशन किया है, ठीक है, ये क्वेश्चन करना है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन सारे लगाने, कोई खास बात नहीं है, फ्लक्स के केसेस हैं बेटा। चलो इधर देख लो, बस बातें हो गई, इधर देख लो। तो गॉस थ्योरम, तो पहले गॉस थ्योरम की बात कर रहे हैं। गॉस थ्योरम क्या कहता है, द टोटल नंबर, सॉरी, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस। यदि किसी क्लोज सरफेस का हमको टोटल फ्लक्स निकालना है तो वो हमेशा 1/ε0 टाइम्स आएगा, किसके, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज के। तो स्टेटमेंट के हिसाब से टोटल फ्लक्स जो है वो क्या होगा बेटा, जिसको हम फॉर्मूला क्या बोलते हैं, ई डॉट डी एस, किसके इक्वल होगा, बात समझ में आई बेटा। तो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। क्लियर है, टोटल जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ई डॉट डी एस किसके बराबर होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर है, तो यदि हमारे पास एक चार्ज है ये प्लस क्यू, अब इसके आसपास भाई बहुत सारी लाइंस निकल के जा रही हैं ये, ठीक है, क्या निकल के जा रही है बेटा, यहाँ पर बहुत सारी लाइंस निकल करके जा रही हैं, ठीक है। हमने क्या करा, इसके सरफेस पर ऐसा कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर एक पूरा सरफेस है, एक स्पेरिकल सरफेस कंसीडर कर लिया। अब अगर आपसे बोला जाएगा ये सरफेस इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा तो आगे के डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो ये आगे के डायरेक्शन में सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसको आपने नाम दे दिया है डीए। इसको ही हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मतलब जो कि कंटिन्यूअसली आगे के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और इसी डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हर बार ऐसे निकलेगी बाहर की तरफ, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो इस डायरेक्शन में निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यही डायरेक्शन में जाएगी। तो आपने कहा भाई फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, जब आप इस डॉट को हटाते हैं तो क्या बोलेंगे, ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया, तो आपने कहा भाई देखो ई डी एस ये बचेगा, ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा बेटा, एक सिंगल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण, तो आपने कहा 1/4πε0 क्यू बाय, और साथ में क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी बेटा, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, और साथ में बेटा जब सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, 4πr स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर जैसा लग रहा है एक चार्ज पार्टिकल के आसपास का एरिया, तो आपने कहा Q इक्वल टू 1/4πε0
क्यू बाय इंटू 4 पाई, बेटा 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, फाई की वैल्यू क्या बचती है, क्यू बाई, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा। तो आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आया फ्लक्स का क्या था, ई डॉट डी एक्स किसके बराबर निकल के आ रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुई बात बेटा। तो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट, अपने अंदर के टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट के बराबर होगा। सिंपल है। नेक्स्ट बेटा, एक हमारे पास इन्फिनाइट लॉन्ग एक वायर है और हमको इस वायर का निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन निकालना किससे है, गॉस थ्योरम से। भाई गॉस थ्योरम से ही हम लोग इस चीज को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपने कहा भाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एक क्लोज सरफेस, अगर हम ऐसा मान लें कि ये जो इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है वो एक सिलेंडर के जैसा है, तो सिलेंडर का जो एरिया है वो दो जगह से बढ़ेगा। पहला तो अपनी इस हाइट से बढ़ेगा वो एरिया उसका, और ऐसे ही यहां से भी बढ़ेगा इसका एरिया, और या फिर क्या होगा, साइड से बढ़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस वायर के पास, जो वायर है हमारे पास थिन वायर, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो तो हमेशा बाहर की तरफ ही निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, कंडक्टर के परपेंडिकुलर ही निकलेंगी। हाँ, तो आपने कहा भाई हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले फ्लक्स का फॉर्मूला देखा कितना होता है बेटा, ई डॉट डी एस, ये किसके बराबर होता है, क्यू बाई। तो आपने कहा भाई इसके देखो तीन सरफेस बन रहे हैं, कौन कौन से, ये पहला गॉसियन सरफेस जहां से बढ़ रहा है, और ये दूसरा गॉसियन सरफेस, ये तीसरा गॉसियन सरफेस। तो आपने कहा देखिए ई डी एस कॉस थीटा 1, दूसरे वाले के लिए ई डी एस कॉस थीटा 2, तीसरे वाले के लिए ई डी एस कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, क्यू बाई। क्या ये बात समझ में आई बेटा। अब एक वायर के पास टोटल लेंथ कितनी है, एल है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू, लेंथ भी दे रखी है और चार्ज भी दे रखा है, क्या मिलता है इससे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई, तो बेटा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू, तो यहां पर आप वैल्यू लगा दो, देखो यहां पर एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 0, यहां पर कितना बन रहा है, यहां पर कितना बन रहा है, 90, तो ये दोनों तो 0 हो गए, बचा क्या, ई डी एस कॉस 0 इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में, बेटा कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, बेटा ई को बाहर निकाल लिया, और सरफेस एरिया का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो एस बचेगा, और एक सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई r h, h की जगह पर क्या है, इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय, बेटा इस एल से एल, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बड़ा खराब सा लग रहा है, तो एक काम करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का बन क्या जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, देखो ये बन जाएगा नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, भाई 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बन गया ये के, ऊपर क्या है 2 लैम्डा, तो 2 के लैम्डा बाय, ये बन गया सही फॉर्मूला, 2 के लैम्डा बाय। बात समझ में आई बेटा। एक थिन वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकल करके आएगी, 2 के लैम्डा बाय आर। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, सिंपल है, ये डेरिवेशंस पुरानी डेरिवेशन है बेटा, थोड़ी थोड़ी पढ़ के आनी, फिर बोल रहा हूं बार बार। अगला देखो, अगला आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन शीट। एक थिन शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, आपने कहा भाई ये थिन शीट है पूरी, इसमें चार्जेस लगे हुए हैं, अगर आपसे बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस डायरेक्शन में जा रहा है इसका, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जाएगा इसका, शीट के पीछे की तरफ, और ऐसी शीट से आगे की तरफ, दोनों डायरेक्शन में निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने इसके सरफेस एरिया को बढ़ाने का तरीका देखा, तीन तरीके हैं, या तो इसकी लेंथ इस तरीके से चेंज की जाए, या इसकी ब्रेथ और हाइट बढ़ाई जाए, मतलब ये जो शीट है ये क्यूबाइडल फॉर्म में बनती चली जाएगी, जैसे कि एक पेपर बन जाएगा कन्वर्ट होकर के क्या, एक बुक जैसा, तो बुक का शेप जो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, क्यूबॉइडल। क्लियर है, इसके पास थिकनेस भी है, ब्रेथ भी है, लेंथ भी, हाइट भी है, सब है। तो आपने कहा भाई इसके कितने सरफेस बन रहे हैं, पहला सरफेस तो ये हो गया, एंगल कितना डिग्री का, यहां पर दूसरा सरफेस एंगल कितने डिग्री का,
हाँ, तो आपने कहा बेटा देखिए फाई, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं इसका, तो फाई इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ई डॉट डी एस, किसके बराबर, क्यू बाई, हाँ। अब देखो क्योंकि ये शीट है और इस पर टोटल चार्ज है, एरिया है और चार्ज है, तो क्या निकाल सकते हैं हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो फॉर्मूला क्या होगा, क्यू बाई ए। तो बेटा क्यू की वैल्यू कितनी होगी, हाँ, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं भाई ई डॉट डी ए, ये तो था किसके बराबर है, क्यू बाई, बेटा जब आपने इसको ब्रेक किया तो देखो तीन सरफेस बनेंगे फिर से, कॉस थीटा वन, दूसरा ई डी एस कॉस थीटा टू, तीसरा ई डी एस कॉस थीटा किसके बराबर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। क्लियर है बेटा, यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, थीटा वन पर 0, थीटा टू पर और थीटा थ्री पर फिर से 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, कितना हो गया 2 ई डी एस इक्वल टू, क्यू की जगह पर क्या लगाएंगे, सिग्मा ए बाय बेटा 2 ई, इसके लिए क्या लगाओगे, अच्छा सॉरी इसको डीएस बार बार लगा रहा हूँ, ऊपर डीए लिख रहा हूँ, इसको सही कर लेना बेटा, डीएस का कितना आएगा, ए आएगा, मतलब सरफेस एरिया कितना निकल के आएगा, इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा ए बाय, बेटा इन सब जगह पर ए लगा देना, इस जगह पर, मतलब वो एक ही बात है वैसे तो, ठीक है। तो वैसे इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक शीट की किस बात पर डिपेंड करेगी बेटा, चार्ज डेंसिटी पर, किस पर करेगी, चार्ज डेंसिटी पर। क्लियर है बेटा, तो E इक्वल टू कितना बन गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बेटा, इसमें बहुत सारे केस बनते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं इस जो मेरे पास एक शीट है, ये पॉजिटिवली चार्ज पूरी शीट है, और ये दूसरा पार्ट भी इसका कैसा है, दो शीट है, दो पैरेलल शीट है, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, दोनों पर एक बराबर का चार्ज है। तो अगर मैं आपसे बोलूं इनका एरिया भी बराबर है, चार्ज भी बराबर है, तो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी, तो क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा बाय, इसकी कितनी होगी, सेम होगी, हाँ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपसे कोई बोल रहा है पॉइंट पी पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आपने कहा भाई शीट के कारण पॉइंट पी पर, अब पॉइंट पी कहां है, शीट से काफी दूरी पर है, तो ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल इस पर फोर्स लगाएंगे, तो डायरेक्शन क्या आएगा, E1। क्लियर हुई बात बेटा, ऐसे ही ये पूरी शीट है, सारे के सारे चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे, तो डायरेक्शन क्या आएगा, सेम। क्लियर है बेटा, तो पॉइंट पी पर जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो क्या कहोगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड हो जाएंगी, तो कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2 सिग्मा बाय, कैंसिल होकर के कितना बचा, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, हाँ। अब यही पॉइंट यहां से उठ करके कहां जाएगा, बीच में आ जाएगा, कहां जाएगा बेटा, तो वैल्यू आपको पता है इसकी कितनी है, सेम है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी कितनी वैल्यू है, सिग्मा बाय, हाँ भाई। अब ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट पॉइंट पी पर क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में लगाएगी, और ये वाली पॉजिटिव चार्ज प्लेट, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे केस में कितनी होगी, E1 माइनस E2, आंसर कितना आएगा, बात समझ में आ रही बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट केस, यदि बेटा क्या हो गया, टाइम देख रहे हो, टाइम तो होता रहेगा बेटा, जब तक टॉपिक नहीं होगा तो टाइम नहीं हो सकता, हाँ है, क्या कह रहा है, हाँ, अरे एक नहीं बेटे, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, हाँ यार गर्मी लग रही है, चक्कर से थोड़ा सा, सुन लीजिए बेटा, बस बस बस, तेज नहीं तेज नहीं तेज नहीं, आवाज आती है इसकी, हाँ बस बहुत है, हवा मेरे पे नहीं 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 बस नहीं नहीं, अब रहने मत कर मत कर, इधर देखो, चलो ये सब भी रिकॉर्ड हो रहा है वो उतने ही कैंसिल करवाओगे तो बोल कुछ नहीं। तो बेटा देखो शीट ये है हमारे पास, एक अपोजिटली चार्ज शीट है, एक पॉजिटिव चार्ज शीट है, एक नेगेटिव चार्ज शीट है। बेटा यदि मैग्नीट्यूड की बात की जाए
तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएंगे। कितने आएंगे? सिग्मा बाय, इसका भी सेम आएगा और इसका भी मैग्नीट्यूड यही आएगा। कितना आएगा बेटा? सिग्मा बाय। ठीक है। अब पॉइंट जो है वो शीट्स के बाहर है, तो आपने कहा इस पॉजिटिव चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पर निकालोगे तो कैसी जाएगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की ओर लगेगी, मतलब रिपल्सिव फोर्स लगेगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉइंट मान के चल रहे हैं हम लोग। अब ये प्लस का है और ये, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा इधर के डायरेक्शन में। तो अगर आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाएगी तो क्या बोलोगे? तो नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये बात याद रहेगी। ठीक है। आउटसाइड द अपोजिटली चार्ज शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? 0। अब यही कहानी इसमें पॉइंट पार्टिकल कहा जाएगा बीच में, तो बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर से सिग्मा बाय इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या होगा बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए? इधर भाई ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट जो है पॉइंट पी को आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी। ऐसे ही इस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव, तो सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन फोर्स लगेगी, इधर आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो E1 प्लस, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाय प्लस का, तो बेटा वैल्यू कितनी आ गई? 2 सिग्मा बाय, इससे ये कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? बेटा क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा एक, सुन लीजिए, नेक्स्ट है हमारे पास एक स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल है ये, सुन लो, और ये एक हॉलो स्फेरिकल शेल है। कैसा बेटा? हमारे सिलेबस में हॉलो ही है, सॉलिड नहीं पढ़ना है। ठीक है। हॉलो स्फेरिकल शेल में अभी पॉइंट पार्टिकल जो है वो इस हॉलो स्फेरिकल शेल के बाहर है। कहां पर है बेटा? हॉलो स्फेरिकल शेल के बाहर है पॉइंट पी पार्टिकल। आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है हॉलो स्फेरिकल शेल की। ठीक, तो फॉर्मूला बेटा वही फाई इक्वल टू कितना होता है? ई डॉट इक्वल टू कितना होता है बेटा? क्यू बाई, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हॉलो स्फेरिकल शेल में। ठीक, तो बेटा इस वैल्यू को यदि आप हटाएंगे तो क्या बोलेंगे? ई डी एस कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू बाय बेटा ई, और cos 0 की वैल्यू तो 1 कितनी निकल गई बेटा? 1, तो ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई। अच्छा अब एक बात समझो बेटा, अब क्योंकि पॉइंट पार्टिकल हमने सरफेस के बाहर लिया है और उसकी जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये कितनी दे रखी है, लेकिन हॉलो स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है वो कितना है? कैपिटल आर। तो हमको मतलब किससे? पॉइंट पी तक की डिस्टेंस से। किससे मतलब बेटा? पॉइंट पी तक की डिस्टेंस कितनी है? ठीक है, हर बार हम जो डिस्टेंस लेंगे वो पॉइंट पी तक की डिस्टेंस लेंगे। क्लियर हो रही बात बेटा? तो आपके पास जब सरफेस एरिया निकालेंगे इसका, तो आप ऐसा मान के चलेंगे कि ये पूरा एक स्फीयर है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है बोलो? कितना होता है बेटा? तो E इज इक्वल टू ई इंटू कितना है बेटा? 4 पाई इक्वल टू क्यू बाई, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया 1 बाय क्यू बाय। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है बेटा? हॉलो स्फेरिकल शेल का पहला केस समझ में आ गया कि जब पॉइंट पी जो है शेल के बाहर है। अब अगले केस में ये पॉइंट पी शेल के ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल बस यही रख जाएगा। क्या होगा बेटा? ये हमने शेल बनाया, ये इसका बेटा सेंट्रल पॉइंट है, ये डिस्टेंस है बेटा आर, और जो पॉइंट पी है वो कहां पर है? इसके सरफेस पर। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? पॉइंट पी कहां पर होगा? सरफेस पर। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकलेगी? तो फॉर्मूला आप सेम लगाओगे, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई, बेटा इसको ब्रेक करेंगे कितना आएगा? ई डी एस कॉस 0, तो क्या आएगा बेटा यहां पर? क्यू बाई, तो बेटा ई, और ds का इंटीग्रेशन कितना आ गया? 4 पाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया?
1/4πε0 Q बाई सॉरी कैपिटल R स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? बेटा ये बात समझ में आ रही है? शेल के सरफेस पर आएगा तो 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। अगर बाहर होगा तो अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा अगर मान लो यही चार्ज पार्टिकल अंदर आ जाए तो क्या हो जाएगा? क्योंकि चार्ज पार्टिकल हॉलो सरफेस में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा वहां पर? 0। बात समझ में आ रही बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? पहले एक बात बताओ, यहां तक जो चैप्टर अभी आपने पढ़ा है बेटा, बात मत करो, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो तुमको अभी बिल्कुल ही समझ में नहीं आई? जल्दी बोलो, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट का टाइम है, पहले रिवाइज करो, पीछे से देखो कौन सी बात समझ में नहीं आई, जल्दी। वो नहीं है सिलेबस में।